तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन ई शाला पे। और ये है हमारी लेक्चर सीरीज ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जिसमें हमने हाइड्रो पावर प्लांट का सेक्शन जो है स्टार्ट कर दिया है। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम which can be asked for 3 marks, 4 marks or even 7 marks. If you write properly, you can get that 7 marks directly in your pocket. So I hope you are pumped up for learning this session. And the session, जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, it's none other than advantages and disadvantages of hydro power plants. A very simple topic yet frequently asked for 7 marks. So I hope you are ready to learn it and quite focused for today's lecture. So without further ado, let's move on with the first section, that is advantages of hydropower plant. Let's get on with it. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसके एडवांटेज क्या है जिसकी वजह से everyone is so gung ho about these hydropower plants. तो first and foremost that इनका कोई pollution नहीं है because we are using water as an energy source. तो of course यहाँ पे कोई combustion की जरूरत नहीं, कोई nuclear fission नहीं, कुछ नहीं. Just water goes, runs turbine and that's it. You get power. Quite simple, right? तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं। और अनलाइक थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पे वो धुआं जो निकलता है उसको साफ करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं। तो कंपैरेटिवली ये पोल्यूशन फ्री है, इसलिए व्हाइट कोल भी कहा जाता है। दैट मींस आवर व्हाइट कोल पावर प्लांट दैट वी हैड डिस्कस्ड प्रीवियसली। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंबशन ऐसे कोई प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। हाँ, ऑफ कोर्स डैम एक बड़ा सिंगल इक्विपमेंट होता है विच व्हाट वी कैन से, जो बाकी सबकी कमी पूरी कर देता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। बट द बेस्ट पार्ट इज इट इज पोल्यूशन फ्री एंड ऑफ कोर्स इट इज रिन्यूएबल। वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट कैन कंटिन्यूअसली रीजनरेट एज पर वाटर साइज, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज, ओ हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये पॉइंट्स कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना है। एटलीस्ट 3 लाइन या 2 लाइन के सेंटेंस इनके ऊपर बना के लिखना है। ये सिर्फ आपकी मेमोरी को जॉग अप करने के लिए पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स और ये वर्ड्स ये डेफिनेटली आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें अवेलेबल होने चाहिए, ताकि टेक्निकल एस्पेक्ट से आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हो एज पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपके सेंटेंस में ये टर्म्स डेफिनेटली होने चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा आप कहानी जोड़ोगे उसमें वो चलेगा, बट एटलीस्ट ये टर्म्स डेफिनेटली होने चाहिए। ये सिर्फ आपकी मेमोरी में मेमोराइजिंग में हेल्प करने के लिए और मेमोरी जॉग अप करने के लिए, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना इसे। इनफैक्ट इनमें आपको थोड़े से सेंटेंस ग्रामेटिकली ऐड करके लिखना है। सो आई थिंक इट शुड बी क्वाइट क्लियर फॉर यू, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में हम कोई कंबशन नहीं कर रहे, इक्विपमेंट्स बहुत कम है, सिर्फ डायरेक्टली वाटर आ रहा है, टरबाइन घुमा के जा रहा है, तो क्वाइट अ स्मूथ ऑपरेशन। और यहाँ पे कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स भी नहीं है, अनलाइक पंप, कूलिंग टावर, कंडेंसर, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो एज कंपेयर टू गैस टर्बाइन पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पर जो ऑपरेट करने का कॉस्ट, यानी टर्बाइन को ऑपरेट करने का क्या कॉस्ट आता है। अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो पंप चलाने की एनर्जी, कोल एनर्जी, कोल को लाने के इक्विपमेंट्स की पावर, कोल को मिल करने के इतने सारे इक्विपमेंट्स आते हैं कि उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर पंप स्टोरेज टाइप, तो कभी कभी पंप रिवर्सिबल टर्बाइन जब हम चलाते हैं तब जो थोड़ी सी एनर्जी आती है वही ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अदरवाइज नो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन हियर। एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सिर्फ आपको टर्बाइन ब्लेड का पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ता है, बाकी के जो जनरेटर असेंबली वो सब है उनका एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, वो करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर हमारा जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट है इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट इज दैट अगर आप दूसरे पावर प्लांट्स देखोगे तो वहां पर जब भी लोड फैक्टर का वेरिएशन आता है, यानी लोड फैक्टर 0.93 से 0.95 हो गया या उससे थोड़ा कुछ फ्लक्चुएशन है, राइट, तो उस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए हमें कोल की सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ती है, उसके साथ जो दूसरे इक्विपमेंट्स है उनका कुछ वेरिएशन करना पड़ता है। तो इट रिजल्ट इन सम एक्स्ट्रा चार्ज फॉर पावर, क्योंकि एक्स्ट्रा कोल जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। कुछ इनएफिशिएंसी आ गई कंबशन में तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो लगता है वो यहाँ पर नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा था कि स्पिल नहीं, जो 4 बे है, 4 बे, यहाँ पर 4 बे, वहां पे हमने कुछ एक्स्ट्रा पानी स्टोर किया है जो इजीली अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से हम उसमें से वाटर यूज करके टर्बाइन को लोड वेरिएशन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट नहीं ऐड होते हैं आपकी पावर जनरेशन में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस।
नेक्स्ट इज कि नॉर्मल अगर आप पावर प्लांट देखोगे, कोई बॉयलर भी देख लोगे या इक्विपमेंट देख लोगे थर्मल पावर प्लांट के, तो उनकी लाइफ जो होती है कंपेरेटिव टू अ डैम और हाइड्रो पावर प्लांट इज वेरी लेस। उनकी कुछ लाइफ होती है 25 से या मैक्सिमम 50 साल तक, 25 से 30 जनरली चलती है, उसके बाद तो एफिशिएंसी नहीं रहती तो चलाने का फायदा भी नहीं। बट अगर खींच खींच के भी तुम ले जाओगे तो 50 साल तक चल जाएंगे वो। बट एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, जब हम हाइड्रो की बात करते हैं तो हमें पता है कितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जाइंट सीमेंट स्ट्रक्चर, वेरी सॉलिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आराम से 150 साल तक, 100 से 150 साल तक चल सकता है विदाउट एनी इश्यूज। तो यहाँ पे सर्विस लाइफ जो है बहुत लंबी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर पावर। और नेक्स्ट, अगर आप ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नेग्लेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट किस पे चलते हैं, वाटर। अगर आप वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर की अच्छत, पानी की जो अच्छत है वो आपके एरिया में नहीं है, यानी आपको 24/7 हमेशा वाटर थ्रू आउट द ईयर मिलता रहता है, then this proves to be highly reliable power plant as compared to any other power plant. कोई भी पावर प्लांट आप ले लो, इससे ज्यादा रिलायबिलिटी आपको नहीं मिल सकती। दिस प्रूव्स एटलीस्ट 90% रिलायबिलिटी नेग्लेक्टिंग द वाटर अवेलेबिलिटी, यानी पानी अगर अवेलेबल है हमेशा तो दिस पावर प्लांट इज एज गुड एज 90% और मोर देन इट रिलायबल। तो ये बात का ध्यान रखना है कि वाटर की रिलायबिलिटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आगे जाके इसका डिसएडवांटेज बनेगा। सो टेक क्वाइट फोकस ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट, कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं बॉयलर की या थर्मल पावर प्लांट की या एक गैस टर्बाइन पावर प्लांट भी ले लूं, तो उनका जो स्टार्टअप का जो प्रोसेस होता है, इट्स क्वाइट लाइक यू आर कंपेयरिंग, लेट्स से दिस हाइड्रो पावर प्लांट इज द स्टार्टअप ऑफ आवर एंड्रॉइड मोबाइल, राइट। इट्स क्वाइट फास्ट, अबाउट 10 seconds मैक्सिमम और 30 seconds। बट when you compare it to other power plants like gas turbine और thermal power plants, तो उनका स्टार्टअप आपको लगेगा लाइक विंडोज लैपटॉप, टिपिकल 20,000 30,000 का जो विंडोज लैपटॉप आता है उसके स्टार्टअप जिसका टाइम लाइक 2-3 मिनट्स निकल गए फिर भी लोडिंग चल रहा है। तो दिस जस्ट शोज हाउ फास्ट इट स्टार्टअप एंड हाउ इजी इट इज, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट स्टार्ट नहीं करना पड़ते, क्योंकि जनरली थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर चलाने के लिए, एक टर्बाइन को स्टार्ट करने के लिए आपको कोल की सप्लाई का जो सिस्टम ऑन करना पड़ता है, एयर सप्लाई का सिस्टम ऑन करना है, पानी का सप्लाई सिस्टम ऑन करना है, बहुत सारा मगजमारी होती है, राइट। It's quite tedious work and quite brain jacking. It's very cumbersome. आपका दिमाग खराब हो जाता है, लिटरली खराब हो जाता है दिमाग। और स्टॉप करना हो तो भी इतनी माथा बची कि एक एक करके सबको स्टॉप करो, एक को पहले स्टॉप कर दिया तो दूसरे में प्रॉब्लम आ गई, तो सबकी टाइमिंग सेट करके कुछ 3-4 घंटे अगर आपको इमरजेंसी में भी स्टॉप करना तो लग जाते हैं स्टॉप करने के 3-4 घंटे थर्मल पावर प्लांट को। बट हियर यहाँ पे सिर्फ आपको पेन स्टॉक में जो पानी आ रहा है उस फ्लो के कंट्रोल पे आप टरबाइन को स्टार्ट स्टॉप इजीली कर सकते हो, नो अदर इश्यूज हियर। So I think these 6 points are very clear, and with that said, we are moving to our next 7 points, which are going to be very interesting. Let's move on with them. तो ये रहे वो बाकी के 7 पॉइंट जो इसके एडवांटेजेस को कंप्लीट करते हैं। तो 7th नंबर पॉइंट इज दैट बिकॉज यहाँ पर हम फ्यूल को यूज ही नहीं कर रहे, तो मार्केट प्राइस का या इन्फ्लेशन का यानी भाव बढ़ जाते हैं ना अचानक से, पेट्रोल डीजल के, कोल के मार्केट वैल्यू से, तो उसका यहाँ पे पावर कॉस्ट जनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे हम कोई फ्यूल ही यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग वाटर एंड वाटर डज नॉट एक्चुअली हैव एनी कॉस्ट। एंड कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि उनके घर पे जो वेरा बिल आता है पानी का 2000 रुपए या कुछ भी, that is not for water, actually it is for pumping the water to your location, it's not for water, and of course they are also putting a price keeping in mind that there should be no wastage of water, क्योंकि अगर कोई चीज प्रीमियम मिलती है तो उसको ज्यादा उड़ाते हैं हम लोग, राइट। So for stopping that they are putting a price on it, otherwise for government utility there is no cost consideration for water as a power source, so that's the one very good thing about it कि पावर का जो जनरेशन कॉस्ट है उसमें मार्केट का कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर हम फ्यूल तो यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो फ्यूल के साथ जो जुड़े होते हैं यानी फ्यूल हैंडलिंग और फ्यूल को जलाने के बाद एश हैंडलिंग, फ्यूल को जलाने के वक्त जो गैस निकलती है उसका पोल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट, ये सब की कंसिडरेशन करनी इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, और ना तो उनके कॉस्ट का सवाल उठता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे उसके इक्विपमेंट्स कम हो गए, उनका प्रोसेसिंग का कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो गया, उनकी जो प्लानिंग करने का एनर्जी वेस्ट होती है वो कम हो गई, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस। और उसके बाद आता है सबसे मेन पॉइंट कि इसकी एफिशिएंसी अबाउट 95% तक आपको मिल सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल इन एनी अदर पावर प्लांट। क्योंकि आप थर्मल पावर प्लांट ले लो,
या गैस टर्बाइन ले लो, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आपको 40 से 50% एफिशिएंसी ही मिल सकती है। लेकिन क्योंकि वहां पर कंबशन हो रहा है, राइट, एंड कंबशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग हीट टू वर्क, हीट टू वर्क, और हम सबको पता है कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, तो उसका 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। तो ऑफकोर्स जब हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत लॉस आते हैं, फ्रिक्शन लॉस, एटमॉस्फेयर लॉस, टू मच। तो उसके वजह से 30 से 40% या 50% मैक्सिमम में मैक्सिमम कभी मिल सकती है, बाकी नो चांस। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोलिक यानी पोटेंशियल, काइनेटिक या प्रेशर, इन तीनों को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक लॉस आता है मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस, दैट टर्बाइन रोटेट्स एंड देयर इज अ फ्रिक्शन, so that is the only loss because of which it cannot go to 100%. Otherwise, if the friction was not there, it would have gone to 100%. That's how good this is. ये इतना अच्छा है, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ये 5% कम, बाकी पूरे 100% इसको मिल जाते हैं। That's the very good thing about हाइड्रो पावर प्लांट। और नेक्स्ट है कि नॉर्मली अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो स्टीम टर्बाइन जो होते हैं वो विदाउट कंपाउंडिंग इजीली 3000 आरपीएम पे रोटेट कर सकते हैं, विच इज नॉट फिजिबल ऑफकोर्स। तो उनकी कंपाउंडिंग करते फिर भी वो कुछ 1000 आरपीएम तक जाते हैं, 800 से 1000 आरपीएम में ऑपरेट करते हैं स्टीम टर्बाइन। अब जो चीज जितने ज्यादा स्पीड में मोशन करती है उसकी लुब्रिकेशन उतनी कॉम्प्लेक्स बनती है। ये जनरल रूल कि जो इतनी हाई स्पीड पे कोई कंपोनेंट चल रहा है तो उसको जो लुब्रिकेशन करना पड़ता है, मैकेनिकल रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल 300 से 400 आरपीएम पे ऑपरेट करती है, उसकी वजह से जो टर्बाइन है और ऊपर से रोटेटिंग टर्बाइन है, तो रेसिप्रोकेटिंग के कंपैरिजन में रोटरी पार्ट्स उनका मैकेनिकल लुब्रिकेशन बहुत इजी और सिंपल होता है और कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। सो दैट्स आल्सो वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। इसके बाद जनरली हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ सेट करते हैं, नदी वाले एरिया में, जंगल एरिया में, पहाड़ एरिया में, यानी इन शॉर्ट अंडर डेवलप या फिर रूरल एरियाज में हम बोल सकते हैं। तो जब भी आप एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करते हो तो वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, बिकॉज हाइड्रो पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो द बेस्ट थिंग इज जब भी हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती है उस एरिया में, वहां की बस्ती वाले लोगों को कुछ जनरल नौकरियां मिल जाती है, और ऑफकोर्स अलग स्टेट्स के अलग लोकेशन के इंजीनियर्स को भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहां पे हाइड्रो पावर प्लांट में। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट होता है इट सर्व्स एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये मल्टीपर्पज क्या है, इसके लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें हमने डिटेल में बात की है कि जब भी गवर्नमेंट एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करती है दे ऑलवेज सी इट एज अ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज के अंदर का ही एक ये छोटा पार्ट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है। उसके अलावा सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट में नहीं, जब एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप होता है तो उसके आजू बाजू के एरिया का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इवन द लोकल्स कैन गेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। So it's a very good thing for our economy, and I think these 2 points are can go together. क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे इतना सा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या लिखना है उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर ऑन पर्पसेस ऑफ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। दैट उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो थोड़े पॉइंट्स ऐड करने के लिए, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट में जो लोड का वेरिएशन आता है, यानी हमने ऑफकोर्स ये बात तो कर ली कि लोड फैक्टर वेरिएशन का कॉस्ट नहीं, बट लोड वेरिएशन यानी आपकी जो डिमांड आ रही है पावर की उसका वेरिएशन आ गया, अचानक पीक लोड आ गई तो कुछ नहीं, हमारे पास 4 बे है जिसमें एक्स्ट्रा पानी है और उस पानी से हम इस वेरिएशन को कवर कर सकते हैं। 4 बे नहीं पता तो आप जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट का हमारे जो लेक्चर उसको चेकआउट कीजिए, उसमें आपको 4 बे स्पिलवे ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स है हाइड्रो पावर प्लांट के वो पता चल जाएंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लोड वेरिएशन को अडेप्ट करना, हाइड्रो पावर प्लांट को लोड वेरिएशन के हिसाब से सेट करना बहुत इजी है और इजीली हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो थम्स अप फॉर दिस फीचर। With that said, these are our 13 advantages which make the hydro power plants a very good potential target for future development of our country and power plants. With that said, we are moving to our next point, that is disadvantages of hydropower. तो चलिए अब बात करते हैं उन 6 पॉइंट्स की जिसकी वजह से जब भी एक पावर प्लांट सेटअप करना हो
उसके पहले बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ता है गवर्नमेंट को या किसी भी पावर प्लांट सेट करने वाले। एंड दीज 6 डिसएडवांटेजेस आर एज गिवन ऑन दिस बोर्ड। ऑफ कोर्स मैं उन्हें समझाने वाला हूँ, तो डोंट वरी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करना है, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करने की वजह से कितना फॉरेस्ट का एरिया कवर हो जाएगा, कितना एरिया सबमर्ज हो जाएगा, ये वहां की जो रेजिडेंस एरिया उनसे कितना दूर है। बिकॉज आप एक डैम बना रहे हो, पानी को स्टोर कर रहे हो आर्टिफिशियली, तो हो सकता है उनकी बस्ती डूब जाए, तो वहां के रेजिडेंट्स को रीलोकेट करना पड़ सकता है। वहां के जो पेड़ है जो डूबने वाले हैं उनका रीलोकेट का कॉस्ट आता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आता है, तो अलग। तो बहुत टेडियस प्रोसेस होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत सारे रिसोर्स खा जाता है। So that thing is the main addition for our construction cost. और ऑफ कोर्स इससे टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि जब तक वो रीलोकेट नहीं होंगे आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। दैट्स वेरी डाउनग्रेड फॉर दिस थिंग। नेक्स्ट इज के ऑफ कोर्स हाइड्रो पावर प्लांट को हमें डेफिनेटली वाटर सोर्स के पास ही बना सकते हैं, दूर नहीं बना सकते। वाटर सोर्स पे ही एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। और वाटर सोर्स कहाँ होगा? पहाड़ों में या जंगलों में, ऑफ कोर्स यानी सिटी एरिया से दूर। लेकिन डिमांड कहाँ है एनर्जी की? सिटी एरिया में। तो वहां से लोड सेंटर इतना दूर है तो ट्रांसमिशन कॉस्ट, ऑफ कोर्स नेशनल ग्रिड है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट इवन नेशनल ग्रिड जंगलों में नहीं जाती। तो एटलीस्ट नेशनल ग्रिड जाने तक का जो एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन कॉस्ट लग रहा है वो भी इसी में इंक्लूड करना पड़ता है, वो उन्हें कवर अप करना पड़ता है समहाउ ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट इज के ऑब्वियसली इंडिया जैसे देश में जहां पानी के लिए रेन पे डिपेंड होना पड़ता है, तो अगर हम पानी के लिए रेन की डिपेंडेंसी को कंसिडर करें तो जो 90% रिलायबिलिटी हमने एज एडवांटेज देखी थी वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ऑफकोर्स 10% 20% रिलायबिलिटी पे आ जाता है जब बात बारिश पे निर्भर होने की हो जाती है तब। तो दैट्स अ वेरी बिग इश्यू विच कैन एक्ट एज एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिपेंडिंग ऑन वेदर इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रेन और नॉट। नेक्स्ट इज के इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले भी बहुत टाइम लगता है बिकॉज वहां पे हमें कुछ सर्वे करने पड़ते हैं। ऐसे उठ के डैम नहीं बना सकते हम, या डिसीजन नहीं ले सकते हाँ भैया चलो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट सेट करना है, डैम बनाना है। कुछ सर्वे करने पड़ते हैं, लाइक वहां पर एनुअल रेनफॉल कैसा है, वहां पे वाटर का जो फ्लो चल रहा है वो कैसा आता है थ्रू आउट ईयर, कब ज्यादा होता है कब कम होता है, कब बाढ़ आने के चांस होते हैं। और सबसे मेन वहां का टोपोग्राफी, लैंड जोग्राफिकल जो सिविल लोग स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक पॉसिबिलिटी, लैंडस्लाइड पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। और ऑफकोर्स इनका जो सर्वे है वो एक्चुअली 5 साल तक खिंचा सकता है क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल का नहीं देखना, उसके पास्ट ईयर्स का डेटा सब कंसिडर करके चलना पड़ता है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि आपने डैम बनाया और लैंडस्लाइड आया पूरा डैम उसके साथ चला गया। नॉट वेरी डेंजरस। तो इट टेक्स अ लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम इवन बिफोर कंस्ट्रक्शन कैन स्टार्ट। नेक्स्ट इज के ऑफकोर्स आप डैम बना रहे हो तो पानी कलेक्ट होने वाला है, राइट? तो पानी कलेक्ट होने की वजह से वहां पर जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है वो सबमर्ज हो जाएगी। इनफैक्ट उसके पहले जो गांव बस्ती एरिया भी होंगे वो भी सबमर्ज होने के चांस है, तो उसकी भी कंसिडरेशन करनी पड़ेगी कितना एरिया सबमर्ज होगा और उसका क्या सोल्यूशन निकाले, उन्हें कैसे कंपेंसेट किया जाए। तो इसके अलावा ऑफकोर्स ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये तो होने ही वाला है, बट क्योंकि हम इतने हाई क्वांटिटी में वाटर को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी इतने हाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हुई? पानी में। बट ये पानी आगे तो वॉल ने रोक रखा है पर नीचे क्या है? जमीन, राइट? अर्थ। तो अर्थ हम सबको पता है टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, हम जहां पर है, तो इतना सारा पानी स्टोर करने से वहां की जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें कहीं मूवमेंट आ गया तो डैम तो कहाँ बनाना रहा, वहां के अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे लोगों को कैजुअलिटीज वहां पे आ गई, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ मर गए, बहुत रिस्क है। और ऐसा कुछ हुआ तो पहले गवर्नमेंट पे ही बिल फटेगा कि तुमने डैम नहीं बनाया होता तो लोग मरते नहीं, बिकॉज अर्थक्वेक केम बिकॉज ऑफ दैट डैम, बिकॉज दैट डैम वाज एक्यूमुलेटिंग वाटर व्हिच कॉज्ड द मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट एंड सो ऑन। तो ये भी कंसिडरेशन करना पड़ता है। ऑफकोर्स लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी स्टडी करनी पड़ती है और उनके पॉसिबल सोल्यूशन भी रेडी रखने पड़ते हैं उन्हें। और ऑफकोर्स ये फ्री में नहीं होता, इसका एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट ऐड होते जाते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज जस्ट फॉर आवर कंट्री इंडिया
बिकॉज यहाँ पर हमारे देश में इंटर स्टेट जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत लंबे सालों साल तक चलता हुआ इश्यू है कि उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इंटर स्टेट कैसे किया जाए। और ऑफकोर्स अगर किसी एक पहले के स्टेट ने उसे डैम बना के क्योंकि आगे के स्टेट में नदी का फ्लो रुक गया तो बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उनको वाटर की जरूरत हर जगह है। एंड इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल रिवर एंड यू हैव बिल्ट डैम ऑन इट, you have particularly stop their livelihood, you have stopped their water because water is life। तो इसका बहुत बड़ा इश्यू चलता रहता है और ऐसी जगह पे तो डैम बनाने का सवाल ही नहीं उठता। और ऑफकोर्स क्योंकि ये इश्यू चलते रहते हैं, केस चलते रहते हैं, बहुत सारे पैसे खिलाने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसकी वजह से पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, वाटर और मनी और टाइम, इनका बहुत मिसयूज होता है। So that's a very big disadvantage on a political scale or you can say interstate or national scale just because of a single hydro power plant project when set up। तो इन सारे को कंसिडर करके अगर आपके पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जो 13 एडवांटेज हैं वो इन सारे 6 डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकते हैं, तभी वहां पे एक्चुअली एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करने का कुछ फायदा है। वरना पूरे पैसे की बर्बादी होगी वहां पे अगर आपने हाइड्रो पावर प्लांट सेट कर दिया। हाइड्रो पावर प्लांट का स्टार्ट होना तो छोड़ो, उसका सर्वे ही उसको 10 साल तक अटका के रख जाएगा, इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज यू आर डूइंग इट वेरी लार्ज स्केल। और जब भी अच्छा काम करने जाओ टांग अड़ाने वालों की कमी नहीं है इंडिया में, राइट। सो विद दैट सेड आई होप यू एंजॉयड आवर लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो जरूर से वो लाल बटन दबा दीजिएगा और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर रिलीज करें आपको पहले पता चले। विद दैट सेड दिस इज आवर एंड ऑफ सेशन एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑफ कोर्स विद पर्पस ऑफ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।